हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 के जेक बोर्ड का। हम लोग जेक बोर्ड का साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको जो अगर आप जो देने जाओगे उसके लिए किस तारीख को देने जा रहे हैं उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। मीन्स कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि जब उसके लिए मीडियम दो चाहिए, जब अगर मीडियम वन से दो, अगर लाइट अगर एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वहाँ पे अगर लाइट मुड़ जाती है, अभिलंब के किरण जो आपकी मुड़ जाती है संगन माध्यम से, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। मानो कि एक माध्यम वन है और माध्यम टू पे जा रहा है, दो पे, तो क्या हुआ कि ये आपका क्या किया, लाइट अगर बेंड कर गया, तो अगर लाइट अगर मुड़ गए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपवर्तन। तो बोलता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश अगर आपका विरल माध्यम से, मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर से अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट जो है आपका किरण जो है अभिलंब की तरफ आपका क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, मुड़ रहा जाता है। और अगर वही डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो अभिलंब से नॉर्मल से दूर बेंड मुड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मीन्स कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, क्या किरण जा रहे हैं, और अगर वो मुड़ जा रहे हैं तो उस किरण को उसे क्या बोल देंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए डेंसर मीडियम from a rarer medium it bends toward the normal, and when it enters a rarer medium from a denser medium it moves away from the normal. This is called reflection of light। या बोल देंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट when it move from one medium to another medium is called reflection of light। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस बीमारी को, इस डिफेक्ट को, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। तो माइपिया क्या बोलेंगे, दैट डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच सम ऑब्जेक्ट placed in front near are clearly visible but distant objects are not clearly visible, then this is called myopia। This is overcome by glasses made of concave lens। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, concave lens के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या बोलता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वाई इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता है कि मास जो है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे, कि रासायनिक जो आपके समीकरण है वो संतुलित करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे। क्या होता है, द्रव्यमान ना तो बन सकता है, ना वो क्या कर सकता है, टूट सकता है, बर्बाद हो सकता है, वो सिर्फ क्या करता है, चेंज कर सकता है। तो इसी कारण आपका क्या होना चाहिए, समीकरण जो है संतुलित होना आवश्यक है। तो क्या बोलता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का क्या कर सके, पालन करे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती है। समझ आ गया। तो अब बोलता है द केमिकल इक्वेशन नीड टू बैलेंस सो दैट इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ एन एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपकी जो नंबर ऑफ एटम्स है, अलग अलग एटम्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या, आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए और राइट डाउन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आपके बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं।
जो आपके तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुण है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। मतलब क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके हैं? उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। किसका? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि पीरियोडिक फंक्शन आपके एटॉमिक नंबर वाले एक बार देखते होंगे, एक टाइम में आपका क्या होता है, रिपीट करता है। जैसे एक आपकी 3, 11, 19 ये सारे जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का एक पीरियड के बाद क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन के बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या करता है वो आपके पीरियोडिक फंक्शन रिपीट करने लगते हैं, मतलब कि सिमिलर आने लगते हैं। अब आते हैं डीएनए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? जो अगर डीएनए आपकी जो प्रतिकृति होता है उसमें प्रजनन में आपकी क्या मतलब कि रिप्रोडक्शन में क्या महत्व है? तो बोलता है डीएनए प्रकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। डीएनए जो है वो अगली पीढ़ी जो है उनके क्या होता है, जीवों के गुणों को लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है। इससे क्या होता है, प्राणी जो है उस स्पीशीज का प्राणी उसमें एग्जिस्ट होते हैं, आपकी धरती पर पाए जाते हैं, परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन कुछ अगर डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है, आपकी डिफरेंशियलिटी के कारण कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। डीएनए जो एक आपका आनुवांशिक गुण है जो आपके कहाँ पे मिलता है, जो माता पिता से संतान को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो बोलता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा इसमें कि डीएनए रिप्लिकेशन कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर डीएनए कैरी हो रहा है तो आपका रिप्लिकेशन हो रहा है, रिप्लिका हो रहा है, ठीक है, कॉपी हो रहा है, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहा है। ड्यू टू दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएचर रिमेन्स। इसी के कारण क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्रिएचर में क्या है, रिमेन्स है, बट ड्यू टू डाइवर्सिटी, लेकिन डाइवर्सिटी के कारण देयर इज सम डिफरेंस इन इट। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाते हैं डीएनए में। इट डीएनए इज मैसेंजर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और डीएनए क्या एक मैसेंजर है किसका, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो आपके पेरेंट्स से किस में जाता है, ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि पापा मम्मी से किस में आते हैं, हम लोग में आता है। अब आता है क्या, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में जो इकोसिस्टम में आपके अस्क्वेंजर है उसका इंपॉर्टेंट क्या है? तो अगर अस्क्वेंजर अगर नहीं रहता, डेड आदमी को खाने के लिए, डेड सब्सटेंस को खाने के लिए कोई नहीं रहता, तो क्या होता है, आपकी इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है पूरा पोल्यूट हो जाता है और आपकी डेड बॉडी का जो है, ऑर्गेनिक मैटर का डेड बॉडी से आपकी क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चट्टानों एकदम पहाड़ की इकट्ठा जमा हो जाती है। तो इसका क्या है कि उसको क्लीन करता है, इकोसिस्टम को स्क्वेंजर का रोल है कि इकोसिस्टम को क्या करता है, क्लीन करता है और बैलेंस रखता है। तो अपमार्जकों के वो प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। ये जैव नवीनीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जो जैव पदार्थ जो सरल पदार्थ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसे क्या करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ता है सरल पदार्थ में। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्क्वेंजर आर नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। स्क्वेंजर जो है वो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है, मतलब कि नेचर को क्या करता है, क्लीन करता है। दे ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ता है। दस स्क्वेंजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय बैलेंसिंग द इन्वायरमेंट। और ये क्या करता है, पर्यावरण को बैलेंस करके रखता है, कौन, स्क्वेंजर्स। अब आगे आते हैं क्या, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भूमिगत जल के कोई दो लाभों का उल्लेख कीजिए। भूमिगत जो आपके मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं, खेतों में नमी बनाए रखते हैं। अगर भूमिगत जल है तो वो फैलकर क्या कुएं के जल का स्तर बनाए रखता है, खेतों में नमी आता है, जिससे क्या होता है, खेती इजीली हम कर सकते हैं। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते। और भूमिगत अगर अंडरग्राउंड वाटर है तो ये मनुष्य के द्वारा या जानवर के द्वारा उसे प्रदूषित नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। तो 2 बेनिफिट्स आपके जो होंगे, बाय स्प्रेडिंग अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द वेल एंड मेंटेन मॉइस्चर इन द फील्ड। दूसरा जो है, ग्राउंड वाटर इज नॉट पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए।
तो अवतल दर्पण एक तरफ क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, एक तरफ क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। तो प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में आपके दोनों तरह के बिंब बनते हैं, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब इमेज बनते हैं, सीधा एवं उल्टा भी बनता है और आपके क्या इसमें सीधा उल्टा दोनों बनता है। लेकिन आपके उत्तल दर्पण में सिर्फ आपके सीधा बनता है, इमेज जो है आपके प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा बनते हैं। दूसरा नंबर, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये आभासी मतलब वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा, लेकिन उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे वो वास्तविक रियल होंगे। उसमें आपके ये जो प्रतिबिंब आपके आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है, वर्चुअल बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, मतलब कि इसमें छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और आपके क्या बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आपके जो उत्तल दर्पण में है वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब हमेशा वो छोटा इमेज बनाता है। कौन, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अंतर क्या हो सकता है, द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। आपकी कनकेव मिरर में जो बनता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड बनता है, आपकी कन्वेक्स मिरर में जो है वो हमेशा इरेक्ट बनता है। और अब बोल सकते हैं कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस की दूरी, वो हमेशा नेगेटिव होता है और ये वास्तविक होते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो आपकी क्या होता है, आपकी पॉजिटिव लेते हैं और काल्पनिक होता है। ठीक है, पॉजिटिव होते लेते हैं और काल्पनिक होता है, समझा गया। अब आता है ये, अब आते क्या, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में तो आपके जो होता है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ आपके रेड लाइट ज़्यादा बिखर जाते हैं और क्या होते हैं आपके जो है मतलब छोटे छोटे लाइट से वो क्या होता है आकाश में आपके बिखर जाते हैं और रेड कलर आपके बिखर नहीं पाते और डायरेक्ट वो हमें आई में आपके पास हो जाते हैं। तो क्या बोलता है देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिकिरण हो जाता है, परिकिरण मतलब स्कैटर हो जाता है। चूंकि लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरण अत्यधिक होता है, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। मतलब वही बोले ना कि अगर आपके जो वो समय आपके वायुमंडल को क्या होता है अधिक दूरी तय करता है, कब, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। वो समय जब करता है तो ब्लू रंग जो आपके नीला रंग है उसका जो होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण लाल रंग जो है हमारे आंख तक पहुंच जाता है और आपके जो होते हैं क्या होते हैं वो आपके नीला रंग वो आपके स्कैटर कर जाते हैं, वो परिकिरण कर जाते हैं। तो बोलता है क्या, why does the sun appears red at the time of sunrise and sunset? At the time of sunrise and sunset, the sunlight travels a long distance in the Earth's atmosphere, due to which the sunlight gets scattered because the red color is very less. जो रेड कलर है वो बहुत कम स्कैटर लेस करता है, बट एंड द ब्लू कलर विथ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज हाईएस्टली स्कैटर्ड. Red color with longer wavelength is scattered very little, so that only red color reaches the eye. Therefore, the sun appears bloody at the time of sunrise and sunset. सनसेट और सनराइज के समय में कैसा लगता है, ब्लडी जैसा लगता है, रेड कलर जैसा आपका अपियर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है निम्न समीकरण को संतुलित करें, बैलेंस दी फ्लोइंग इक्वेशन एंड राइट देम। बोलता है पहले क्या है H2Cl2 है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे HCl बनते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगा दो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। Na प्लस H2O NaOH प्लस क्या बनता है H2 बनता है। तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, देखो बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर MnO2 प्लस HCl मैंगनीज और डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस क्या बनता है वाटर बनते हैं, वाटर बनते हैं H2O बनते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको रिएक्शन का क्या करेंगे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगाएंगे, यहाँ पे 4 जैसे लगा दिए, 4 जैसे लगा दिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लगा दिए बैलेंस हो जाएगा। 4 देखो आप देखो मैंगनीज आपका 1 हो गया, क्लोरीन आपके 4 हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गए, हाइड्रोजन कितना 4 हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गए, तो आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना था। अब आता है क्या अम्ल वर्षा क्या है,
आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो अम्ल वर्षा क्या होता है? तो वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा का जल का जो पीएच मान है अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसे क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। आश्रित जल में आपकी विद्युत इसीलिए चालक नहीं होते हैं क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है और विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। जबकि आपके वर्षा जल में आयन होने के कारण क्या होता है? ये आपके सुचालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 NO2 गैस जल में मिलकर इससे अम्लीय बना देते हैं। जे अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का क्या होता है? चालन करते हैं। तो व्हाट इज एसिड रेन और क्या बोलते हैं? वाई इज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल रेन वाटर इज? तो व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। डिस्टिल वाटर इज प्योर इन विच आयन आर नॉट फॉर्म। डिस्टिल वाटर जो होते हैं क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं जिसमें आयंस फॉर्म नहीं करता है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डन बाय आयंस। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है किसके द्वारा होता है? आयंस के द्वारा होता है, इसीलिए वहां पे डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रेन वाटर कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बिकॉज द SO2 NO2 गैस प्रेजेंट इन द एयर मिक्स विद द वाटर एंड मेक इट्स एसिडिक। दिस एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन। वहां पे क्या मिल रहा है? आयंस मिल रहा है विच कंडक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख रहा है डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं पाए जाते हैं और आपके जो एसिड रेन में है ये आपके आयंस पाए जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या? देखिएगा कि निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, ठीक है, एथेनल लिखना है। एथेन से क्या? एक एल्डिहाइड बनाना है। एथेन से एक एल्डिहाइड बनाना तो एथेनल बनाना है, तो एल्डिहाइड एथेन से व्युत्पन्न एल्डिहाइड बनाना। एन एल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम इथिन। इथिन से क्या बनाया गया है? एल्डिहाइड बनाया गया है। तो एल्डिहाइड अगर लिखेंगे तो कैसे बनेगा? CH3CHO, यही है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से देखना, क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? ये आपके HC लिख दो, C लिख दो, फिर C डबल बॉन्ड OH लिखो, यार यहाँ पे क्या करो? HH लगा दो। अब होता है प्रोपेनोन। क्या? प्रोपेनोन से व्युत्पन्न एक कीटोन। क्या होता है? यहाँ पे एथेनल है, गलत है। एथेनल से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड है, एथेनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? कीटोन ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बना हुआ है? कीटोन बना हुआ है। प्रोपेन से ड्राइव्ड क्या किया गया है? कीटोन। तो यहाँ पे एथेन ठीक था, यहाँ पे प्रोपेन से क्या बन रहा है? कीटोन। तो कीटोन बन रहा है, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन होगा। क्या हो जाएगा? CH3CO CH3, यही है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CO बीच में लगेगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 इधर, तो CHHH लगा देंगे, CHHH लगा देंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। मेथनोइक अम्ल आपके मीथेन से क्या बन रहा है? कार्बोजेलिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। ड्राफ्ट आपकी मीथेन से क्या बनाया गया? कार्बोजेलिक एसिड बनाया गया। तो कार्बोजेलिक एसिड बनाया गया तो क्या बनेगा? आपके फॉर्मिक एसिड बनेंगे, फॉर्मिक अम्ल बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? COH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएंगे। मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? HCOOH हो जाएंगे। इस तरह से आपको बना लेना था। अंग्रेजी में आपके है देखना, एन एल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम इथिन, बस यही करना है। एक कीटोन ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोपेन, इसी तरह आपको बनाना है। फिर एक कार्बोजेलिक एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम मीथेन, तो इसे आपको क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो जाएंगे। समझ आ गया? अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है, जब एड्रेनलिन आपकी रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी व्हेन एड्रेनालाइन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड? जब ब्लड में एड्रेनालाइन रिलीज हो जाता है तो हमारा बॉडी में रिएक्शन क्या होता है? तो ये देखो, एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जो एड्रेनलिन है उसको क्या आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति को कभी भय या तनाव हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाते हैं,
तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इससे जो है हृदय का धड़कन क्या होता है, बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। लेकिन पाचन तंत्र और त्वचा में जो है रुधिर की जो है आपूर्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहाँ पहुँचाने लगता है, दिमाग में और सोचने की। ठीक है, इन अंगों के धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। अरे इनके जो अंग धमनी है उसका पेशी जो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। या रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। अरे यार रुधिर की जो दिशा किधर ले जाता है, कंकाल पेशी जो है उसके ओर मोड़ देती है। डायफ्राम या पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। और डायफ्राम है और पसलियों की पेशी के संकुचन से हमारा जो सांस है वो तेजी से क्या होता है, सांस तेजी से लेने लगती हैं। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। और इस अनुक्रिया से क्या होता है कि शरीर में अगर जो इमरजेंसी होते हैं, आपातकालीन होते हैं, उसको निपटने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो इंग्लिश में अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 13 का क्या बोलेंगे, एड्रेनलाइन इज एल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन व्हेन ए पर्सन इज इन ए स्टेट ऑफ फियर और स्ट्रेस द बॉडी इटसेल्फ सीक्रेट्स एड्रेनलाइन हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटीज। दिस increase the heartbeat and more oxygen is supplied to our muscles. The supply of blood to the digestive system and skin decreases. The muscle around the arteries of these organs contracts. It directs the blood toward our skeletal muscles due to the contraction of muscles of the diaphragm and ribs. Breathing start fast. ब्रीथिंग जो हो जाएंगे अब फास्ट हो जाएंगे। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी। और इमरजेंसी से ये सब क्या होता है, डील करने के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है क्या, देखिएगा क्या बोलता है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में कौन क्या गुण होते हैं, कि क्वालिटी ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो ये आपकी क्या होना चाहिए, प्रति एकांक जो आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान जो है अधिक कार्य करे, ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट मूल्य जो वॉल्यूम है डू मोर वर्क, या ज़्यादा एनर्जी हमें उत्पन्न मिले, सरलता से सुलभ हो सके, इजीली अवेलेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, मतलब कि इजीली इसे स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, वह सस्ता भी हो और इजीली अवेलेबल, इजीली क्या चीप हो। ठीक है, चीप भी होना चाहिए। तो इंग्लिश में बोले तो ये डू नॉट वर्क, डू मोर वर्क या डू गिव मोर एनर्जी, मोर कैलोरीफिक वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम। कैलोरीफिक वैल्यू जो होना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और इजी और ये चीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पार्श्व कर्व संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधक को R1 R2 तथा R3 को पार्श्व कर्व में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्श्व कर्व संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, एक छोर को एक साथ तथा दूसरे, मतलब कि बोलना क्या चाह रहे देखिएगा, एक रेजिस्टेंस ए है, दूसरा रेजिस्टेंस ए है, तीसरा रेजिस्टेंस ए है, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, एक तीनों का ए आपके एक 4 R1 R2 R3 एक बैटरी से जोड़ दे रहे। ठीक है, तो देखो एक छोर आपके तीनों रेजिस्टेंस का एक छोर एक साथ जोड़ा जाए और तीसरा जो दूसरा छोर है एक साथ जोड़ा जाए, तो जो आपके जो इस प्रकार का संयोजन होगा उसे क्या बोलते हैं, पार्श्व कर्व संयोजन कहते हैं। तो हम बोलते हैं मानक 3 प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इन पर भी विभव की मात्रा समान होगी। विभव जो आपकी करंट अलग अलग होगी, मानो कि ये V है, करंट क्या निकल रहा है, I निकल रहा है, करंट क्या निकल रहा है, I निकल रहा है सर, करंट I निकल रहे हैं, तो यहाँ से आपके जो हो जाएंगे और यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएंगे और यहाँ पे I3 जाएंगे। आप देखो यहाँ पे तो जबकि इनकी विद्युत धाराएं क्या हो जाएगा, R1 के लिए I1 हो जाएगा, R2 के लिए I2 हो जाएगा और R3 के लिए I3 हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर, I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है सर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर लिख सकते हैं V/R1, I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/R2 और I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/R3।
बिंदुओं ए और बी के बीच कुल धारा आई क्या हो जाएगा, आई बराबर जो हो जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यही तो धारा है, आई तो ही बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 क्या लिखेंगे V/R1 प्लस I2 क्या लिखेंगे V/R2, I3 क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे V/R3। तो I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे V/R। तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे I1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो भी से भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे। तो इंग्लिश में भी इसी तरह प्रूव करना है, देखो ठीक है। टोटल करंट आपके सेम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोलता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए। तो यहाँ पे बोलता है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है, या तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कॉइल और आपके मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, रिलेटिव गति हो जाए, तो वहाँ से उत्पन्न वाले करंट जो इंड्यूस्ड करंट होते हैं उसी तो हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। प्रयोग, तांबे के तार को क्या करो, एक आपका यहाँ पे मैग्नेट ले लो, नॉर्थ पोल इधर ले लो, इधर आपका क्या ले लो, साउथ पोल ले लो। एक कंडक्टर को जो आपकी पूरा कनेक्टेड है उसे आप क्या करो, जोर से इसे मूव करवाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। अब दूसरा जो अगर बोल सकते हो तो दूसरा आपकी कॉइल में, मानो एक कॉइल ले लो, कॉइल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो। अब आप क्या करो, एक मैग्नेट को इन और बाहर करो, अंदर और बाहर कीजिए, जो आपके जो करंट प्रोड्यूस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट को हम इंड्यूस्ड करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तांबे के, देखो यहाँ पे एक बोलता है क्या, तांबे के तार के दो अलग अलग कॉइल में जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ दो, क्रमशः 50 और 100 मोड़, उन्हें एक अचालक बेलनाकार रोल के ऊपर डालें, एक बैटरी और एक प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में, मतलब ये बोला जा रहा है, देखिएगा दो कॉइल ले लो, एक क्या करो, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो एक में, और एक में बैटरी से जोड़ो, क्या करो, बैटरी से जोड़ो इसको, इसमें क्या लगा दो, स्विच लगा दो। तो बोलता है बैटरी से जोड़ो और कुंजी लगा दो, जैसे कुंजी को ऑन करोगे क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे आपका चेंज करेगा ये करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, तो इसमें आपके करंट इंड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ऑफ करोगे उस समय भी हो जाएगा, लेकिन जब अब कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो हो जाएगा तो आपके करंट यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे। तो कुंजी प्लग इन करें, गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करें, हम देखते कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है, और जैसे ही जल्दी से सुई पर लौट आती है, कुंडल 2 में एक क्षणिक धारा का संकेत देती है। ठीक है, कुंडल 2 में आपका क्या संकेत आ रहा, कॉइल 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट करें, आप देखेंगे कि सुई पल भर में चलती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि अब कॉइल 2 में विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित हो, मीन्स कि उसके क्या हो जाएगा, उल्टी आपकी करंट प्रोड्यूस होते हैं। बोलता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विथ एन एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज आउटपुट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट occurs either when a conductor is placed in a moving magnetic field or when a conductor is continuously moving in a static magnetic field। बोलता है एक्सपेरिमेंट आपका यही है जो बताए कि एक आपका कॉइल ले लो और इसके आप कर लो। अब क्या है, आपके धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। 3 भौतिक लिखना है, 3 फिजिकल कॉइल लिखना है, और 2 आपकी ये रासायनिक लिखना है। तो धातु, एक तरफ धातु दीजिए, एक तरफ क्या दीजिए, अधातु। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु में क्या चमक होती है, आपके अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, अधातु में आपकी चमक नहीं होते हैं। दूसरा, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, अधातु जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुछ चालक होता है। धातु आघात वर्गनीय तथा तनय होती है, लेकिन आपकी अधातु आघात वर्धनीय तथा तनय नहीं होती।
रासायनिक अंतर आप देखो, धातुओं के परमाणु धनायन बनाते थे Na+Mg2+, ये रासायनिक अंतर है। लेकिन अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं Cl-O2-। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में जो बोलेंगे डिफरेंस कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में देखो, मेटल हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ लच्चर, लेकिन आपके नॉन मेटल के पास लच्चर नहीं होता। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर मलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मलेबल एंड नॉन डक्टाइल। केमिकल डिफरेंस जो होगा, एटम्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कैटायन, एटम्स ऑफ नॉन मेटल फॉर्म एनायन। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक मतलब कि ये आपका बेस शो करती है, Na2O को जब रिएक्ट करवाएंगे वाटर से क्या बेस बना ले रहे हैं। आपके जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल को कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा में पोषण का सचित्र चित्र बनाते हुए अमीबा में जो पोषण होता है उसी का वर्णन करना है। तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कुटपादों के द्वारा होता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं कि ये आपका केंद्रक है। केंद्रक में खाद्य कण आया तो ये क्या हुआ, पादप कुटपाद या पादाप जो कहते हैं, ये आपके क्या एक्सटेंड हुए। यहाँ पे क्या हुआ, फूड वैक्यूल्स अंदर चला गया, फूड बन गए। आप देखो यहाँ पे खाद्य कण बन गए, खाद्य कण और एक खाद्य टिक्का हो गया, और इस तरह से आपके खाद्य फिर क्या अमीबा में पोषण होता है। तो ये आपकी इंग्लिश है, एक बार पढ़ लीजिएगा। सूडोपोड से आपके वो पकड़ते हैं, फिर फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, फिर फूड से आपका फिर अनडाइजेस्टेड फूड आपकी जो छिद्र होते हैं वहाँ पे होल, उससे बाहर निकल जाता है। अब आते क्या, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो हेरिडिटी तो बोलता है क्या, अनुवांशिकता जो होता है माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है, या संतति में पैतृक लक्षणों के संरक्षण को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अब होता है अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका क्या होता है। यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होता है, जाती है। या द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है, जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। तीसरा, यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो इंग्लिश में देखो क्या है, या आपके व्हाट इज द हेरिडिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से, ठीक है, हार्मोन आपके जीन जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को तो हेरिडिटी कहते हैं। रोल क्या है हेरिडिटी में आपके, क्या ये जेनेटिक मटेरियल है जो ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कोडेड होता है कि पेरेंट्स से चाइल्ड में क्या होता है, कोडेड होता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम मीडियम ऑफ रिप्रोडक्शन के मीडियम से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। It replicates itself by duplication, which is passed on to the progeny through reproduction. ये क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, मतलब कॉपी करता है, किसका डुप्लीकेट बनाता है, और ये कहाँ पास होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोजेनी मतलब कि ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में, चाइल्ड में पास हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन, आज आपके डीएनए में क्या होता है, वेरिएशन, कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है, ये समझ आ गया। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो हम किए, और क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।